हाय स्टूडेंट्स, क्लास 11 चैप्टर 1 पार्ट 5 में आज हम देखेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी एंड एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से। तो दिस थ्योरी इज गिवन बाय डाल्टन इन 1808। इसके कुछ पोस्टुलेट्स थे, पोस्टुलेट्स पढ़ेंगे और इसकी लिमिटेशंस देखेंगे। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं पोस्टुलेट्स से। इस थ्योरी के क्या क्या पोस्टुलेट्स थे। सबसे पहला, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल इनडिविजिबल पार्टिकल्स। मैटर इज मेड अप ऑफ extremely small indivisible जिसको फर्दर डिवाइड ना किया जा सके, indivisible particles कॉल्ड, क्या कहते हैं ऐसे इंडिविजिबल पार्टिकल्स को? एटम्स। तो सबसे पहला पोस्टुलेट था, मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल इनडिविजिबल पार्टिकल कॉल्ड एटम्स। इंडिविजिबल पार्टिकल वो पार्टिकल जिसके फर्दर और टुकड़े ना किया जा सके, मतलब जिसको फर्दर और डिवाइड ना किया जा सके, ऐसे पार्टिकल से मिलके बना है हर एटम। हमारे यूनिवर्स के सभी एटम्स बहुत ही स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल से मिलके बने, जिनको हम एटम्स बोलते हैं। सेकंड पोस्टुलेट था, ऑल एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग मास। ठीक है, कि जितने भी एटम्स हैं, ऑल एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट, एक एलिमेंट के सभी एटम्स की जो प्रॉपर्टीज है वो आइडेंटिकल है, हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग मास। मास भी सबका सेम होगा, इंक्लूडिंग मास। इसका क्या मतलब है कि एक एलिमेंट के सभी एटम्स, मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एलिमेंट है ए, तो ए के जितने भी एटम्स होंगे वो सब आइडेंटिकल होंगे, उनकी सबकी प्रॉपर्टी सेम होगी, उनका मास, शेप, साइज सब कुछ सेम होगा। जैसे कार्बन एक एलिमेंट है, तो कार्बन के जितने भी एटम्स होंगे उन सब की प्रॉपर्टीज आइडेंटिकल होगी, उन सब का मास सेम होगा। आगे चल के इसकी लिमिटेशंस भी आई थी, क्योंकि 1808 में दी गई थी, तो उस टाइम तो इसकी बहुत इंपॉर्टेंस थी, लेकिन धीरे धीरे इसकी लिमिटेशंस भी निकलती गई, क्योंकि हमें पता है कि एक एलिमेंट का जो मास है वो एक से ज़्यादा भी हो सकता है, मतलब आइसोटॉप्स जिन्हें हम बोलते हैं कि एलिमेंट तो वही है, मतलब एटॉमिक नंबर सेम है पर मास डिफरेंट है। लेकिन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने क्या कहा था कि ऑल एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग मास। कार्बन है, कार्बन के सभी एटम सेम होंगे, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के सभी सेम होंगे, सिलिकॉन है, सिलिकॉन के सभी सेम होंगे, सल्फर के सभी एटम्स आपस में आइडेंटिकल होंगे। लेकिन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, थर्ड पोस्टुलेट, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। तो मतलब एक एलिमेंट के तो सभी एटम सेम होंगे, लेकिन डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं वो डिफरेंट होंगे, उनकी प्रॉपर्टीज, उनका मास, वो सब कुछ डिफरेंट होगा। जो एक कार्बन का ले लिया, एक सल्फर का ले लिया, तो कार्बन के सारे आपस में सेम है, सल्फर के सारे एटम्स आपस में सेम है, सारी प्रॉपर्टी, लेकिन कार्बन के एटम्स की प्रॉपर्टी और सल्फर के एटम्स की प्रॉपर्टी डिफरेंट है। तो ये कह रहा है कि एक एलिमेंट ये तो सभी एटम्स सेम होंगे, आइडेंटिकल होंगे, बट डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं वो डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करेंगे। फोर्थ पोस्टुलेट था, compounds are formed when atoms of different elements combine in a fixed ratio. Combine in a fixed ratio। तो ये कहता है कि जब भी एलिमेंट्स के एटम्स एक फिक्स रेशियो में कंबाइन करते हैं तो कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं। लाइक हमने एक एलिमेंट ले लिया हाइड्रोजन, एक एलिमेंट ले लिया ऑक्सीजन, तो ये एक फिक्स रेशियो में, मतलब ये 2:1 में कंबाइन करके H2O फॉर्म करते हैं, तो एक फिक्स रेशियो में कंबाइन होकर कंपाउंड फॉर्म करते हैं।
हमने ले लिया कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन है एक एलिमेंट, ऑक्सीजन, तो इनके एटम्स 1:2 में कंबाइन होके कंपाउंड फॉर्म करेंगे। तो ये है कि कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशियो। फिफ्थ वन है केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन या फिर रीअरेंजमेंट भी बोल सकते हैं, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स। ठीक है, तो कोई भी जब केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें एटम्स की रीऑर्गेनाइजेशन होती है, उनकी रीअरेंजमेंट होती है। देखो एक रिएक्शन लेके देखते हैं, एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अगर सोडियम की रिएक्शन कराते हैं हम कॉपर सल्फेट से सोडियम की रिएक्शन कराते हैं तो ये देता है हमें सोडियम सल्फेट Na2SO4 एंड कॉपर। इसमें क्या है कि एक एलिमेंट के एटम्स ने दूसरे एलिमेंट के एटम को डिस्प्लेस कर दिया, मतलब कि एक तरह से रीअरेंजमेंट हुई है एटम्स की। सो केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स। इसको बैलेंस कर लेते हैं तो ठीक है इस तरह से। तो केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स। सिक्स्थ पोस्टुलेट था एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। जब कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो एटम्स को ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है ना ही उनको क्रिएट किया जा सकता है। सो एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड, नाइदर या फिर नीदर भी बोलते हैं लोग, नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो एटम्स ना तो फॉर्म होते हैं ना तो कोई एक्स्ट्रा एटम फॉर्म होते हैं और ना ही कोई डिस्ट्रॉय होता है, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर जाते हैं। उनकी एक बार रीऑर्गेनाइजेशन हो जाती है, ठीक है, ना वो बनते हैं ना वो डिस्ट्रॉय होते हैं। सेवंथ पोस्टुलेट है एटम्स ऑफ टू एलिमेंट्स में combine in different ratio to form more than one compound। ये हम लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में भी देख चुके हम, मोर देन वन कंपाउंड। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने कहा था कि दो एलिमेंट के एटम्स डिफरेंट रेशियो में कंबाइन होकर एक से ज़्यादा कंपाउंड बना सकते हैं। लाइक हम ले रहे हैं हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो अगर ये 2:1 में कंबाइन हुआ तो इट विल फॉर्म H2O। इफ ये 2:2 यानी इसी को 1:1 भी बोल सकते हैं, कंबाइन होके H2O2। ठीक है, तो डिफरेंट रेशियो में कंबाइन होके डिफरेंट कंपाउंड्स फॉर्म कर सकते हैं। कार्बन का देखा था हमने प्रीवियस वीडियो में, कार्बन और ऑक्सीजन इफ इट विल कंबाइन इन 1:2 then it will form carbon dioxide, and if it will combine in 1:1 then it will form carbon monoxide। सल्फर का होता है सल्फर और ऑक्सीजन, if it combine in 1:2 then it will form sulfur dioxide, and if they will combine in 1:3 they will form sulfur trioxide। ऐसे नाइट्रोजन के है बहुत से, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन if they combine in 1:1 they form nitrogen monoxide, if they combine in 1:2 they will form nitrogen dioxide, if they combine in 2:1 they will form N2O, it is a laughing gas, N2O is a laughing gas। और भी बहुत से है इसके 2:3 2:5 2:3 में कंबाइन होगा इट विल फॉर्म N2O3, 2:5 में N2O5। तो डिफरेंट रेशियो में कंबाइन होकर डिफरेंट कंपाउंड्स फॉर्म कर सकते हैं। तो ये थे हमारे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के पोस्टुलेट्स। तो ये क्या हुआ कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये एक्सप्लेन किया। ठीक है, इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को इसके थ्रू बताया कि एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यहाँ पे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में भी दिख रहा था। ठीक है, ये भी कर रहा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। अगला लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ये सारे लॉज हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या कंपोजिशन भी बोल सकते हैं इसको, कांस्टेंट प्रोपोर्शन या कांस्टेंट कंपोजिशन। तो ये भी था इसमें, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी इसको भी ओबे कर रही थी। इन्होंने कहा था कि
कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन ए फिक्स्ड रेशियो, तो ये है हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन इसको भी ओबे कर रहे थे हमारी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, तो इनको तो ओबे कर रही थी, पर इसकी फिर कुछ लिमिटेशंस निकल के आई। लिमिटेशन क्या थी? सबसे पहली लिमिटेशंस ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, फर्स्ट वन है इट कुड नॉट एक्सप्लेन द लॉ ऑफ गे-लुसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, यानी इन्होंने ये लॉ तो एक्सप्लेन कर दिया, बट गे-लुसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम जो लॉ था हमारा फोर्थ वन लॉ, जो कल प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था, तो उसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो हम लिखेंगे इट कुड एक्सप्लेन द लॉज ऑफ केमिकल कंपोजिशन, laws of chemical composition by mass, but failed to explain Gay-Lussac's law of gaseous volume, इसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया अपनी थ्योरी में, तो ये इसकी एक लिमिटेशन थी। सेकेंड लिमिटेशन थी could not explain why atoms of different elements have different size, mass, shape, properties, ये इसने ये तो कहा कि डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स है उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी, पर ये नहीं बताया कि क्यों होगी, क्या रीजन है कि डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स है वो डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करते हैं, उनका साइज, उनका मास, उनकी शेप है वो डिफरेंट होती है। तो सेकेंड है लिमिटेशन कुड नॉट एक्सप्लेन, इट कुड नॉट एक्सप्लेन why atoms of different elements, it could not explain why atoms of different elements have different size, mass, shape and properties, तो डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स है उनकी क्या रीजन है कि उनका जो साइज है, शेप है, प्रॉपर्टीज है वो डिफरेंट होती है, तो इसका रीजन नहीं बताया। ये तो बताया कि डिफरेंट होती है, पर क्यों डिफरेंट होती है ये रीजन नहीं बताया। थर्ड लिमिटेशन है कि इट डू नॉट एक्सप्लेन रीजन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स, इसने कहा कि एटम्स है कंबाइन करके कंपाउंड बनाते हैं, पर क्या रीजन है, क्या जरूरत पड़ी कि एटम है वो एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, तो डू नॉट एक्सप्लेन रीजन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। अब बाद में तो इस थ्योरी के बाद तो हमें पता चल गया, जब इसको ओवरकम करके मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी आई तब हमें पता चला कि क्यों कंबाइन करते हैं, क्योंकि हर एटम्स को अपना ड्यूप्लेट, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है, तो उसके लिए वो शेयरिंग करते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो जिसके द्वारा वो एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं। तो डू नॉट एक्सप्लेन द रीजन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स, तो इस थ्योरी ने एक्सप्लेन नहीं किया था। फोर्थ पोस्टुलेट है इट डू नॉट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ फोर्सेज दैट बाइंड्स एटम्स टुगेदर, ये नहीं बताया कि कौन सी फोर्स है जो एटम्स को बाइंड करके रखती है किसी भी कंपाउंड में। बाद में आया था आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है, तो बाद में पता चला, पर इस थ्योरी ने ये नहीं बताया कि कौन सा नेचर है उस फोर्स का जो इन एटम्स को एक साथ बाउंड करके रखता है। तो इट डू नॉट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ फोर्सेज that binds atoms together, तो ये इसकी कुछ पोस्टुलेट्स थे और इसकी लिमिटेशंस। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी हमारी यहाँ पे कंप्लीट होती है, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, चलिए अब आगे करते हैं एटॉमिक मास एंड मोलिकुलर मास। अगला टॉपिक है हमारा एटॉमिक मासेस एंड मोलिकुलर मासेस। हमने चैप्टर के शुरू में ही बिल्कुल फर्स्ट वीडियो में ये देखा था कि केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री इज साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो अब उन एटम्स का और मॉलिक्यूल्स का साइज हम कैसे डिटरमाइन करते हैं इस चैप्टर में ये देखेंगे। सबसे पहला करते हैं एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होता है, नाम से डिफाइन है, मास ऑफ वन एटम। एक एटम के मास को एटॉमिक मास बोलते हैं, मास ऑफ
1 एटम। तो इसको कैसे डिटरमाइन करते हैं? देखो अभी तो हमारे पास बहुत सारी टेक्निक्स आ गई है। एक टेक्निक है मास स्पेक्ट्रोमेट्री। मास स्पेक्ट्रोमेट्री ये एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम किसी भी सब्सटेंस का मास है, किसी भी एटम का मास है, वो कैलकुलेट कर सकते हैं, उसको डिटरमाइन किया जा सकता है बिल्कुल एक्यूरेटली, अप्रोक्सीमेटली, बिल्कुल एक्यूरेट। ठीक है, तो लेकिन जब हमारे पास ये टेक्निक्स नहीं थी तो उस टाइम पे किस तरह से हमने ये कंक्लूड किया था कि एक एटम के मास को हम कैसे डिफाइन करेंगे, क्या होता है एक एटम का मास। तो पहले मतलब ये सारी टेक्निक्स आने से पहले किस तरह से हम एटॉमिक मास कैलकुलेट करते थे वो देखेंगे। तो देखो किसी भी चीज़ का मास कैलकुलेट करने के लिए हमें एक रेफरेंस स्टैंडर्ड की जरूरत होती है। रेफरेंस स्टैंडर्ड की जैसे हम अगर 1 किलो चीनी भी तोलते हैं, शुगर, ठीक है, 1 किलो शुगर जब भी उसको मेजर करते हैं तो हम एक साइड पे जब एक वो हमारा तराजू होता है उसमें एक साइड में हमें 1 किलो का वो रखना पड़ता है वजन, जिसको हम 1 किलो का बाट बोलते हैं, ठीक है, आम भाषा में। तो 1 किलो का रखना पड़ता है, उसके साइड मतलब दूसरे वाले पैन में हम चीनी डालते हैं, तो जब वो बिल्कुल बैलेंस हो जाता है तो हम कहते हैं ये 1 किलो हो गया। ठीक है, तो मतलब कुछ इस तरह से होता है कि एक एग्जांपल लेके करते हैं कि ये हमारा एक तरह का तराजू टाइप चीज़ है, ठीक है, एक वेइंग मशीन है। इसमें इधर हमने एक बॉक्स रखा है, एक बॉक्स है, हमें इसका मास मेजर करना है और इसका मास मेजर कर रहे हैं। हमारे पास ऐसी एक बहुत सारी आइडेंटिकल बॉल्स है बहुत सारी, ठीक है, अब बिल्कुल आइडेंटिकल, इनका मास सबका सेम है सब बिल्कुल। तो ये आइडेंटिकल बॉल्स है, इनको हम रेफरेंस मान रहे हैं। तो हमने देखा कि हमने इसमें एक बॉल रखी, तब भी देखा कि बॉक्स है वो ज़्यादा भारी था तो इस साइड हमारा तराजू बेंड हो गया। फिर हमने एक और बॉल रखी, ऐसे करके हमने 2 3 4, जब देखा जब हमने 4 बॉल्स रखी तो ये बिल्कुल बैलेंस हो गया, बिल्कुल एक लेवल में आ गया। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि जो बॉक्स है उसका मास 4 बॉल्स के मासेस के इक्वल है। वी कैन से 4 मल्टीप्लाई मास ऑफ बॉल इज इक्वल टू मास ऑफ बॉक्स, ऐसे कह सकते हैं। अब मान लो हम यहाँ पे रख रहे हैं कि हमने एक बुक रखी, ठीक है, एक बुक है, बुक का हम मास मेजर कर रहे हैं। तो फिर इसमें मतलब और बॉल रखी, तो हमने देखा कि 6 बॉल के को बाद वो बिल्कुल बैलेंस हो गया। तो इसका मतलब है 6 मल्टीप्लाई मास ऑफ बॉल 1 बॉल इज इक्वल टू मास ऑफ बुक। तो इस केस में जो हमारा ये मास ऑफ 1 बॉल है ये हमारा रेफरेंस है, ठीक है। तो अब ये पता चल रहा है जो बॉक्स है उसका मास बॉल के मास का 4 गुना है, 4 टाइम्स है, बुक का मास एक बॉल के मास का 6 टाइम्स है। तो ये हो गया हमारा रेफरेंस स्टैंडर्ड। तो ऐसे ही जो एटम्स है उनका भी मास मेजर करने के लिए हमें एक रेफरेंस की जरूरत थी। अब क्योंकि एटम्स तो बहुत स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं तो उनका जो रेफरेंस है वो भी माइक्रोस्कोपिक लेवल का ही होना चाहिए, ठीक है। तो बहुत सारे एटम्स को रेफरेंस बनाने की कि पहले हाइड्रोजन को देखा रेफरेंस बना के, ऑक्सीजन को भी रेफरेंस बना के देखा, लेकिन जो बाद में बिल्कुल डिसाइड किया गया वो था कार्बन 12, इसका एटॉमिक नंबर 6, मास नंबर 12, इसको रेफरेंस स्टैंडर्ड की तरह चुना। इसका पीछे का रीजन क्या था कि ये इसकी जो अबंडेंस थी, मतलब कि ये बहुत बड़ी अमाउंट में पाया जाता था अर्थ क्रस्ट में, ठीक है। तो इसकी जो अबंडेंस थी वो बहुत ज़्यादा थी, इसलिए इसको रेफरेंस स्टैंडर्ड की तरह यूज़ किया गया। और दूसरी बात कि कार्बन के तो इतना ज़्यादा अबंडेंस है कि इसके ऊपर तो आगे चल के एक पूरी केमिस्ट्री भी बन गई जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, उसमें हम कार्बन के बारे में स्टडी करते हैं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, तो वो हमारी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो कार्बन की क्योंकि अबंडेंस बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है ये अर्थ पे, तो इसलिए इसको रेफरेंस स्टैंडर्ड की तरह यूज़ किया। तो क्या कैसे निकाला उन्होंने, कुछ इस तरह से निकाला कि मान लो हमने नाइट्रोजन का मास निकालना है, मास ऑफ नाइट्रोजन। तो ये आया, इसको जब रेफरेंस स्टैंडर्ड लिया तो इट इज 14 टाइम्स ऑफ 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 612, ठीक है। ये आया मास ऑफ नाइट्रोजन। ऐसे ऑक्सीजन का निकाला, मास ऑफ ऑक्सीजन के एटम का, ऑक्सीजन एटम, ये एटम का मास है एक एटम का, ये कुछ आया 16 इंटू, इस तरह से कर करके देखा, ठीक है। ये तो मैक्रोस्कोपिक लेवल है, बड़े लेवल पर, ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बिल्कुल। तो ये आया 1/12 ऑफ मास ऑफ
ठीक है, मतलब कि इसको रेफरेंस स्टैंडर्ड लेते गए और इसके मास का 1/12 ऐसे इसको रेफरेंस स्टैंडर्ड लिया, तो ये नाइट्रोजन का इसका 14 टाइम्स था, ऑक्सीजन का इसका 16 टाइम्स था। ऐसे अगर हम हाइड्रोजन का चेक करें, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, it comes out to be 1/12 of mass of कार्बन 612, इस तरह से। और अगर हम सोडियम का करें, मास ऑफ सोडियम एटम, सोडियम के एक एटम का, इट कम्स आउट टू बी 23 मल्टीप्लाई 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 612। तो हम बार बार यही चीज यूज करें, 1/12 ऑफ मास ऑफ 612, तो इसको एक शॉर्ट नाम दे दिया गया, इस चीज को उन्होंने AMU से रिप्रेजेंट किया। ठीक है, तो अब इसको लिख सकते हैं 14 AMU mass of 1 nitrogen atom. It can be written as 16 AMU mass of 1 oxygen atom, 1 AMU mass of 1 hydrogen atom, 23 AMU mass of 1 sodium atom. तो AMU क्या था? AMU is atomic mass unit, atomic mass unit, और इसको U से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, U से भी, और U का मतलब है यूनिफाइड यूनिट, यूनिफाइड मास। ठीक है, यूनिफाइड मास, तो U से भी रिप्रेजेंट, या फिर 14 AMU लिख दो या 14U, तो ये हो गया मास ऑफ नाइट्रोजन एटम। और 1 AMU की वैल्यू होती है 1 AMU, इट मीन्स 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 612, इसकी वैल्यू होती है 1.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27 किलोग्राम, इतनी वैल्यू होती है 1 AMU की। और इसको ग्राम में लिखेंगे तो 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम, 10⁻3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए, तो इतने ग्राम और इतने किलोग्राम होती है 1 AMU की वैल्यू। तो इस तरह से हम किसी का भी एटॉमिक मास मेजर कर सकते हैं। अभी तो वैसे बहुत सारी टेक्निक्स आ गई, मास स्पेक्ट्रोमेट्री है, इनमें से सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर टेक्निक है मास स्पेक्ट्रोमेट्री, इसका यूज़ करके हम किसी भी एटम का मास कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन पहले ऐसे इस तरह से एक रेफरेंस स्टैंडर्ड लेके उसको मेजर किया गया था। अब अगला है हमारा सेकेंड वन है एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास, देखो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, उनके आइसोटोप्स भी मिलते हैं, मतलब एक एलिमेंट एक से ज़्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, यानी उसका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट मास नंबर डिफरेंट हो जाता है। हमने अभी एग्जांपल देखा कार्बन का, कार्बन 612 और कार्बन 613, मेनली इसके ये दो आइसोटोप्स है। एक और भी होता है कार्बन 614, लेकिन इसकी जो अबंडेंस है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। तो ये कार्बन के आइसोटोप्स है, यानी एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर डिफरेंट है। तो एक्चुअल में हम इनका एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं। एवरेज एटॉमिक मास निकालने का क्या तरीका है, वो इनकी अबेंडेंस के बेसिस पे देखा जाता है कि कौन कितने ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। अबेंडेंस, जो कार्बन 612 है इसकी अबेंडेंस होती है अप्रोक्सीमेटली 98.9%, यानी जितना भी कार्बन है उसका 98.9% कार्बन 612 की फॉर्म में पाया जाता है। इसकी होती है अबाउट 1.1%, और इसकी अबेंडेंस तो बहुत ही कम होती है, 2 इंटू 10⁻⁻10, तो इसको नेग्लिजिबल ही कर देते हैं। इनके कंपैरिजन में तो बहुत ही कम है, नेग्लिजिबल। ठीक है, तो अब एवरेज एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट करते हैं? एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करने का तरीका है एवरेज एटॉमिक मास, ये कैलकुलेट करते हैं अबेंडेंस मल्टीप्लाई बाय इस तरह से 98.9% ऑफ 12 AMU, यानी 12 AMU 12 एटॉमिक मास यूनिट, इसका कितना परसेंट है अबेंडेंस? 98.9% प्लस 1.1% ऑफ कार्बन 613। ठीक है, इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू इनके कंपैरिजन में बहुत ही कम है। तो इस तरह से कैलकुलेट करते हैं उनकी अबेंडेंस इन परसेंटेज ऑफ उनका एटॉमिक मास यूनिट कितना है। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो परसेंटेज को हटाने के लिए डिवाइड करेंगे 100 से ऑफ 12 AMU,
प्लस 1.1 डिवाइड 100 ऑफ 13 AMU। इसको जब अच्छे से सॉल्व करेंगे देन इट कम्स आउट टू बी 12.011 AMU, यानी ये है एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन एटम। जो हमारी पीरियोडिक टेबल है उसमें जो एटॉमिक मास गिवन है वो इसी फॉर्म में गिवन है, एवरेज एटॉमिक मास के फॉर्म में ही गिवन है होता है। एक और एग्जांपल कर लेते हैं क्लोरीन का। क्लोरीन के भी दो आइसोटोप्स पाए जाते हैं। क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17 लेकिन मास नंबर एक 35 होता है, एक 37, ये दो पाए जाते हैं। इनकी जो अबेंडेंस होती है कार्बन 35 की ये 75 होती है अप्रोक्सीमेट 75% एंड इट इज अप्रोक्सीमेट 25%। तो जब इनका हम एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं, एवरेज एटॉमिक मास it comes out to be 75% of 35 AMU plus 25% of 37 AMU। सॉल्व करेंगे 75 डिवाइड 100 मल्टीप्लाई 35 AMU प्लस 25 डिवाइड 100 मल्टीप्लाई 37 AMU, then it comes out to be 35.5 AMU। ये होता है एवरेज एटॉमिक मास क्लोरीन का। ठीक है, क्लोरीन का जो एवरेज एटॉमिक मास है वो होता है 35.5 AMU। देखो ये तो 12.011 है तो इसको तो अप्रोक्सीमेटली 12 ही ले लेते हैं, लेकिन ये इसको 35.5 ही लेते हैं। जब भी कोई कैलकुलेशन करते हैं तो एवरेज एटॉमिक मास को ही लेते हैं, कंसीडर करते हैं। तो इसकी जो वैल्यू है वो होती है क्लोरीन की 35.5 AMU। तो ये है हमारा एवरेज एटॉमिक मास। अगला करते हैं मोलिकुलर मास। थर्ड है हमारा मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास क्या होता है? मोलिकुलर मास इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए मोलिक्यूल। एक मोलिक्यूल में जितने भी एटम्स प्रेजेंट है उनके एटॉमिक मास का सम, उसको हम मोलिकुलर मास कहते हैं। इट इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ atomic masses of the elements present in a molecule, present in a molecule। ये होता है हमारा मोलिकुलर मास। एक मॉलिक्यूल है लाइक हम ले लेते हैं मीथेन CH4 एक मॉलिक्यूल है, 1 कार्बन एटम है, 4 हाइड्रोजन एटम है। तो इसका जब मोलिकुलर मास कैलकुलेट करेंगे तो वो इसके सभी एटम्स के एटॉमिक मास के सम के इक्वल होगा। तो हम सबसे पहले करते हैं जो कार्बन है, कार्बन का होता है 12 AMU, या U से लिख लेते हैं 12U यूनिफाइड मास। कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है 1U, तो इसको लिखेंगे 12 प्लस 4 हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन का 1 होता है, देन इट कम्स आउट टू बी 12 प्लस 4 16U या फिर 16 AMU। ये हो गया हमारा मीथेन का मोलिकुलर मास। अब हम एक निकाल के देखते हैं C6H12O6। ग्लूकोज का क्या होता है मोलिकुलर मास? तो ग्लूकोज के लिए इसमें 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है, 6 ऑक्सीजन है। तो एक कार्बन का 12 होता है तो 6 का कितना हो जाएगा? 6 मल्टीप्लाई 12 प्लस एक हाइड्रोजन का 1 है तो 12 हाइड्रोजन का 12 मल्टीप्लाई 1 प्लस एक ऑक्सीजन का 16 होता है तो 6 का हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 16। जब इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे देन इट कम्स आउट टू बी 180U। एक बार करके देख लेना। ये हो गया 72, 12 6 जा 72 प्लस 12 प्लस 6 9। ठीक है, तो ये हो गया 16 6 जा 96। तो इफ विल सॉल्व इट, इट कम्स आउट टू 10 1 देन 18। ठीक है, तो 180U ये हो गया हमारा मोलिकुलर मास ग्लूकोज के मोलिक्यूल का। ठीक है, तो इस तरह से हम मोलिकुलर मास कैलकुलेट करते हैं, सिंपली उनके एटॉमिक मास का सम कर देते हैं। अब एक और चीज है फोर्थ वन, फॉर्मूला मास। फॉर्मूला मास क्या चीज है? देखो, फॉर्मूला मास हम कैलकुलेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ, जब हम बात करते हैं आयनिक कंपाउंड्स की, यानी कोई ऐसा कंपाउंड जो आयन से मिलके बना है, जिसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयंस होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव
आयंस होते हैं, तो उनके केस में हम फॉर्मूला मास कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, फॉर्मूला मास कैलकुलेट करने का ये भी बिल्कुल सिंपल वे है, मोलिकुलर मास की तरह ही करते हैं। हम इसलिए लेते हैं आयनिक कंपाउंड का एग्जांपल सबसे सिंपल NaCl। ठीक है, NaCl में ये इस तरह से होता है Na प्लस Cl-, इससे पूरा एक 3D क्रिस्टल फॉर्म हो जाता है Na प्लस और Cl- से। इसमें कोई मॉलिक्यूल नहीं होते, इसमें आयंस होते हैं। ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस वो पूरा क्रिस्टल फॉर्म करते हैं। तो फॉर्मूला मास कैलकुलेट करते हैं इनका सिंपल इसी वे में। सोडियम का लेते हैं, तो सोडियम का कितना होता है 23 AMU। एक इसमें एक Na है, तो एक Na का मास होता है, एक सोडियम के एटम का मास होता है 23 AMU। क्लोरीन का होता है 35.5 AMU। हम पहले देख चुके पिछले थोड़ी देर पहले। ठीक है, क्लोरीन का होता है 35.5 AMU, एवरेज एटॉमिक मास वाले सेक्शन में देख चुके AMU। जब हम इसको सम करेंगे देन इट कम्स आउट टू बी 5 and 3 8, 3 and 2 5, 58.5 AMU। It means formula mass of NaCl is 58.5 AMU। यानी बिल्कुल सिंपल है, बस फॉर्मूला मास आयनिक कंपाउंड के केस में इसको फॉर्मूला मास कह देते हैं, और जो मॉलिक्यूल्स है सिंपल ये मॉलिक्यूल है, कोई इनमें आयंस प्रेजेंट नहीं है, तो उस केस में इसको मॉलिक्यूलर मास कह देते हैं। कैलकुलेट करने का तरीका एग्जैक्टली सेम है। तो अब हमारे जो NCERT है उसमें भी एक्सरसाइज है, उसमें क्वेश्चंस गिवन है। मास कैलकुलेट करना है H2O का। फर्स्ट क्वेश्चन ये है H2O का CO2 एंड CH4। तो इसका तो हम कर चुके हैं, मोलिकुलर मास, मोलर मास या मोलिकुलर मास इसका हम कर चुके हैं। इसका करते हैं, देखो कार्बन का 12, ऑक्सीजन का क्या होता है 2 into 16, दो ऑक्सीजन है 2 into 16, देन 12 प्लस 32, इट कम्स आउट टू बी 44 AMU। तो ये हो गया हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास। वाटर का करते हैं 2 into 1, हाइड्रोजन का 1 होता है, दो हाइड्रोजन का 2 into 1 प्लस ऑक्सीजन का 16, देन इट कम्स आउट टू बी 18 AMU। मीथेन का हम पहले कर चुके हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूरा टॉपिक एटॉमिक मासेस एंड मोलिकुलर मासेस का। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।